जय हिंद। आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे प्रश्नावली 1.2 के जितने भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे, वो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे, वो हम लोग कल किए थे और इसका कॉन्सेप्ट समझे थे। ठीक है, अगर वो आप लोग नहीं देखे तो उसको जरूर जाकर देखिएगा। ठीक है, और आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.2 यानी 1.2 के टोटल एक्सरसाइज के आज क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब अभाज्य गुणनखंड हम लोग तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है 140। जब 140 के अभाज्य गुणनखंड को क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, तो इसको करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, ये 70 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 3 दूना 6, 5 दूना 10। फिर इसको 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 35, और फिर इसको 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब 140 के अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, यही मेरा क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड आंसर। ठीक है, इसी प्रकार 2 नंबर बनेगा, इसी प्रकार 3 नंबर और 4 नंबर 5 नंबर। ठीक है, अब 2 नंबर बता दे रहे हैं 156। 156 को हम 2 से करेंगे तो 7 दूना 14, एक आ जाएगा तो 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर 3 दूना 6, 9 दूना 18, फिर इसको 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, फिर इसको 13 से करेंगे 13 एकम 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 3, 3 इंटू 13, ये हो जाएगा ये 2 नंबर का आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार हमको 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर आप लोग जरूर घर पे इसको बनाइएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। देखिए इसमें पहले इस संख्या को हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, उसके बाद से इसमें जांच करना है कि क्या ये जो दो संख्या है, जो हमारा एचसीएफ आएगा और एलसीएम आएगा, उस दोनों के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसका मतलब इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। जब हम 26 के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो ये हो जाएगा 13 और ये 13 हो जाएगा 13 एकम 13। ठीक है, अब 91 के निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 से 7 एकम 7, और हो गया तो 7 त्रिका 21, यानी ये हो जाएगा 13 7 91 और 13 एकम 13। ये देखिए 26 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 13 और 91 बराबर हो जाएगा 7 इंटू 13। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें हम पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो इसमें एलसीएम निकालते समय हम क्या करते हैं, इसमें जिसका पावर सबसे अधिक लेते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड रहता है उसका पावर सबसे अधिक लेते हैं। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, ये देखिए ये 2 लिख देंगे, 7 लिख देंगे, इसका पावर 1 ही है तो 1 ले लेंगे 13। ठीक है, जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13 7 91 और 91 दूना हो जाएगा आपका 2 और 9 दूना 18, 182। ठीक है, अब हम इसमें निकालते हैं एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालेंगे तो ये देखिए एचसीएफ में हम लोग दोनों में से देखते हैं कि दोनों में से कॉमन कौन है। दोनों में जो कॉमन होता है वही मेरा एचसीएफ होता है। अब देखिए इसमें 2 है, लेकिन क्या इसमें 2 है, नहीं है, तो 2 को नहीं लेंगे। इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, लेकिन इसका पावर हम कम वाला है, निम्न पावर वाला ले लेंगे। लेकिन इसमें भी पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, तो 13 1 ले लेंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया एलसीएम और ये हो गया मेरा एचसीएफ। ठीक है, अब कह रहे हैं कि तथा इसकी जांच कीजिए क्या ये एलसीएम और एचसीएफ आया है ये दोनों संख्या के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे दो संख्याओं बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, अब दो संख्या देखिए, एक संख्या कितना है 26 और दूसरा संख्या है 91। ठीक है, एलसीएम देखिए एचसीएफ आया है मेरा 13 और एलसीएम कितना है 182। ठीक है, अब देखिए अब इसको जब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 23 में 26 में 91 से, तो इसमें ये हो जाएगा 23 66, और इसमें भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 23 66, यानी ये दोनों क्या हो गया, दोनों बराबर आ गया। जब दोनों बराबर आ गया तो क्या ये दो संख्याओं के एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि 26 गुणे 91 बराबर 13 गुणे 182। अगर गुणा नहीं करना है तो इसको कटा भी सकते हैं। ये देखिए ये 13 दूना 26 हो जाएगा और ये 91 दूना 182 हो जाएगा, यानी इधर भी 2 और इधर भी, तो 2 बराबर 2, यानी ये दोनों बराबर हो गया और दोनों बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर ए इंटू बी है।
तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि दो संख्याएं बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको 2 नंबर क्वेश्चन बनाना है और 3 नंबर क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो 2 नंबर और 3 नंबर आप लोग घर पे बनाइएगा एकदम इसी तरीके से। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंडों विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब इसमें 3 संख्या है और तीनों संख्या का आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, आइए तो पहला है 12, तो इसको अगर हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 6, उसके बाद हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 3 एकम 3, तो 12 बराबर हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद जब 15 को करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, तो 15 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 5। उसके बाद से 21 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 सते 21 और ये हो जाएगा 7 एकम 7, तो 21 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए जब हम इसमें एलसीएम ज्ञात करेंगे तो देखिए इसमें पावर जो जिसका सबसे अधिक पावर होगा ले लेंगे। इसमें 2 के पावर 2 है, इसमें 2 नहीं है तो इसको 2 के पावर 2 ले लेंगे। इसमें 1 है, 1 है, इसमें भी 1 है, तो 3 के पावर कितना ले लेंगे 1 गुणे। अब देखिए ये 7 ले लेंगे, ये 5 और ये 7, ये 5 ले लेंगे और ये क्या ले लेंगे 7। ठीक है, तो मेरा आपका एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 3 12, 12 5 60 और 60 में जब हम 7 से करेंगे तो हो जाएगा ये 7 छक 42, 420 ये आ जाएगा मेरा क्या एलसीएम। ठीक है, अब जब हम ये एचसीएफ निकालेंगे तो पावर कॉमन लेंगे। इसमें 2 के पावर 2 है, इसमें 2 के पावर कहीं 2 नहीं है तो इसमें 2 नहीं लेंगे। ठीक है, इसमें भी 2 नहीं है तो नहीं लेंगे। इसमें देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें एचसीएफ बराबर सिर्फ 3 होगा। ठीक है, जो तीनों में रहता है वही मेरा क्या होता है एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 3। इसी तरह से आपको 2 नंबर और 3 नंबर क्या करना है घर पे रहकर सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये तीनों अभाज्य गुणनखंडों द्वारा हम लोग एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है एचसीएफ बराबर दिया है 9 और एलसीएम इसको ज्ञात करना है। इसमें आप एक फॉर्मूला ज्ञात किए होंगे कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर ए इंटू बी। ठीक है, ये 2 संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की फॉर्मूला होती है। ये देखिए ये 2 संख्याएं दिए हैं ए और बी, यहाँ पर भी 2 संख्या दिया है ए और बी, और इसमें देखिए इसमें दिया है आपका एचसीएफ बराबर 9 और इसमें ज्ञात करना है एलसीएम। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग लगा देंगे। अगर 2 संख्याएं दिया हो तो 2 संख्याओं का एचसीएफ, 2 संख्या बराबर क्या होती है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, अब 2 संख्या देखिए एक दिया है 306 और दूसरा दिया है 557। ठीक है, अब हमको एचसीएफ बराबर कितना दिया है 9 और हमको ज्ञात क्या करना है एलसीएम। तो जब हम एलसीएम को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम बराबर ये हो जाएगा आपका 306 गुणे 657 और ये कहाँ चला जाएगा 9 बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, जब 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 9 3 27 और 3 गया 9 चौका 36, तो 9 3 27 और 3 9 चौका 36, तो ये 34 गुणे 657 और यही मेरा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 4 नंबर क्वेश्चन रहा जो हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसको ध्यान रखना है कि इसमें 2 संख्याएं दिए हुआ रहता है और इसमें या तो एलसीएम दे देता है या तो एचसीएफ दे देता है। इसमें देखिए इसमें एचसीएफ बराबर 9 दिया है और हमको एलसीएम क्या करना है ज्ञात करना है, तो ये 2 संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की फॉर्मूला होती है। इस पे बैठाकर हम लोग आराम से एलसीएम क्या कर सकते हैं इसको ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हो रहा है 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या ये जो 6n संख्या होती है ये 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। देखिए इसमें हम जो इसका कॉन्सेप्ट है इसके पिछले वाले वीडियो में हम बताए हैं, उसमें एग्जाम्पल हम करके और एग्जाम्पल नंबर सेम एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार था।
तो आप लोग ने उसको नहीं देखे तो जरूर उसको जाकर पहले देखिएगा, क्योंकि इस पे जो सेम क्वेश्चन है वही पूरी इसका लॉजिक पता है कि कैसे कैसे होता है, तो उसको आपको जाकर देखना जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर नहीं देखे फिर भी कोई बात नहीं, आप ये जान लीजिए कि अगर किसी भी अभाज्य संख्या में अगर कोई भी संख्या में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है, वही संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो इसको आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या में अगर जैसे 10 है, अगर 10 में 2 और 5 ये इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 टूटेगा, तो क्या ये शून्य पर समाप्त है ना? तो किसी भी संख्या में 2 और 5 शामिल हो वही संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। अगर किसी संख्या में 2 शामिल हो 5 शामिल नहीं हो तो वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हॉल में जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से शामिल होता है, वह संख्या शून्य पर समाप्त होती है। यानी जिस संख्या में 2 और 5 अनिवार्य रूप से शामिल हो वही संख्या शून्य पर समाप्त होगी। अब जब हम 6n को अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 3 6, ये हो जाएगा 2 गुणे 3, क्योंकि इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 2 इसका पावर n, तो ये हो जाएगा 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n। इसमें देखिए इसमें तो 2 शामिल है लेकिन क्या 5 शामिल है? नहीं। जब 5 शामिल नहीं है तो ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं। इसमें लिखेंगे 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है। 6n किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यानी जब इसमें इसमें देखिए इसमें इस अभाज्य गुणनखंड में जब 5 उपस्थित नहीं है तो क्या ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो इसमें हल में इतना हमको हल करना है। ठीक है, तब जाकर हमें फुल मार्क्स और फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 के इस एक्सरसाइज के सबसे बेस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। अब इसको हमको जांच करना है कि ये जो संख्या है दोनों ये भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं क्या होती है। अब भाज्य संख्याएं वे संख्या होती है, वे संख्या जो, या ऐसे लिखे, वे संख्या जिसका गुणनखंड संभव हो, या एक डिफरेंशन और लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होती है।
यानी ये संख्या जिसका गुणनखंड संभव हो, या वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होती है। जैसे में अगर हम ले लिए 6, तो 6 को जब अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, यानी इसका संख्या 2 या 2 से अधिक है। इसमें लिख सकते हैं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक, या 2 या 2 से, ऐसे लिखिए जिसका गुणनखंड 2 या 2 से। तो इसमें देखिए इसमें 2 है, तो ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। जैसे हमने ले लिया 12, तो 12 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणे 2, और 6 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी ये भाज्य संख्या, इसकी भाज्य यानी इसका गुणनखंड संभव है। जब इसका गुणनखंड संभव है तो ये कौन सी संख्या हो सकती है? ये एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, अब चलिए हम ये तो आपको समझाए, अब चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है ये कि 7, 1 नंबर क्वेश्चन है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है, अब देखिए इसको हमको सबसे आसान होती है कि इसको हम गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे, तो ये ज्यादा उसमें लेंदी हो जाएगा, फिर हम उसको भाज्य करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे आसान होती है कि इसमें हम आपको इसमें कॉमन लेना, कॉमन इसमें हम 13 ले लेंगे। जब 13 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 1, और ये हो जाएगा +1। ठीक है, ये मेरा कॉमन हो गया। अब देखिए 13 और इसको जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11 से 77 और 1 78, ये हो जाएगा 13 गुणे 78। ये देखिए ये दो संख्या है। क्या जब किसी भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड संभव है। तो क्या इसका गुणनखंड संभव है ना? तो लिखेंगे इस संख्या के गुणनखंड संभव है, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। अब देखिए इसका गुणनखंड संभव है तो ये भाज्य संख्या है, और ये 1 से अधिक यानी ये 2 या 2 से अधिक रूपों में टूट चुका है, इसीलिए इसको भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या करा है। अगला है आपका 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, तो भी 5 दिख रहा है, तो इसमें 5 कॉमन कर लेंगे। जब 5 कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और +1। ठीक है, अब देखिए ये तो 5 का 5, और इसमें जब गुणा करेंगे तो ये 7 छक 42, और 42 चौका हो जाएगा आपका 42 में जब हम 4 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 4 दूना 8, 4 चौका 16, और इसमें हम 3 गुना 6, 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1008, और 1008 और 1 9, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1009। अब देखिए जब हम इसमें ये देखिए क्या ये दो संख्याएं में टूटा हुआ है, तो जब ये दो संख्याएं तो क्या ये भाज्य संख्या है ना, तो ये लिखेंगे ऐसे लिख देंगे इस संख्या के गुणनखंड संभव है। ये दो संख्या तो लिखेंगे इस संख्या का गुणनखंड संभव है, अतः यह भाज्य संख्या है। तो ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये तो आपका प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन रहे। अब हम करेंगे प्रश्नावली 1.3। ठीक है।